अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ब्रीफली ये देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इन्वेंट्री से रेलेवेंट जो कॉस्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं। ये वीडियो एसीसीए के काफ़ी पेपर्स मिसाल के तौर पर F2, MA2, F5 के लिए रेलेवेंट है और साथ में सीए के भी काफ़ी पेपर्स मिसाल के तौर पर BFD हो गया, मैक हो गया या फिर CAF 8 हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले हम इन्वेंट्री से जो कॉस्ट रिलेट करती हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं किसी भी इन्वेंट्री की बात करता हूँ तो उस इन्वेंट्री से रेलेवेंट 4 तरह की कॉस्ट्स मेरे दिमाग में आनी चाहिए। नंबर 1, उसकी परचेज़ कॉस्ट। परचेज़ कॉस्ट से सर आपका क्या मतलब है? परचेज़ कॉस्ट से हमारा मतलब ये है कि उसको ख़रीदने की कॉस्ट। ज़ाहिर सी बात है कि मैं कोई इन्वेंट्री परचेज़ करूँगा, कुछ इन्वेंट्री ख़रीदूँगा तो उसकी एक परचेज़ प्राइस होगी जो मुझे पे करनी होगी। ये कहलाती है इन्वेंट्री की परचेज़ कॉस्ट। नंबर 2, कॉस्ट जो इन्वेंट्री के साथ लिंक्ड है वो कहलाती है इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, परचेज़ कॉस्ट में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप परचेज़ कॉस्ट कम करना चाहते हो तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप बल्क में चीज़ें ऑर्डर करो जिस पे आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं और चीज़ें सस्ती पड़े। फिर हम आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कोई इन्वेंट्री परचेज़ करोगे तो उसको रखने के लिए आपको एक वेयर हाउस चाहिए। उस वेयर हाउस का कुछ किराया होगा, यानी कि वेयर हाउस का आप कह सकते हो रेंट। अगर आप इन्वेंट्री परचेज़ करोगे तो आपको उसकी इंश्योरेंस करवानी होगी। उस इंश्योरेंस का जो भी ख़र्चा होगा वो। अगर आप इन्वेंट्री परचेज़ करोगे तो उसकी सिक्योरिटी के लिए मे बी आपको सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे, या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री को रखने के लिए करी जाए वो कहलाती है इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट। हाँ, इंटरेस्ट चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट भी होल्डिंग कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई इन्वेंट्री रखनी है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, और अगर आपको पैसे चाहिए होंगे तो वो आपको किसी जगह से इन फॉर्म ऑफ लोन लेने होंगे या आपने अपनी तरफ से खुद इन्वेस्ट करने होंगे, जिसकी वजह से आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चार्ज करोगे। डिटोरिएशन की कॉस्ट, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, ये सारी की सारी चीज़ें होल्डिंग कॉस्ट में आती हैं। तीसरी कॉस्ट पर हम जाते हैं। तीसरी कॉस्ट जो इन्वेंट्री से लिंक्ड है वो कहलाती है इन्वेंट्री की ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? जनाब, मैं फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेट करता हूँ कराची में, और मेरी फैक्ट्री कराची में है, लेकिन मैं एक रॉ मटेरियल यूज़ करता हूँ जो आता है लाहौर से। ये लाहौर से जो कराची मटेरियल आता है, इसकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मैं पे करता हूँ, और मैं जितने साल में ऑर्डर्स प्लेस करूँगा, जितनी बार मैं लाहौर से कराची गुड्स मंगवाऊँगा, उतनी बार मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक वाले को कुछ पैसे देने होंगे। ये कहलाएगी इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रोक्योरमेंट या ऑर्डरिंग करूँगा तो मे भी हो सकता है मुझे कुछ क्लैरिकल या एडमिन फंक्शंस इंक्रीज़ करने पड़े, ऑर्डर को फॉलो अप करना पड़े, XYZ। तो जितनी भी कॉस्ट इन्वेंट्री को मंगवाने के लिए या इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करते हैं और इन्वेंट्री का ऑर्डर आने के लिए करी जाती हैं, वो सारी की सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती हैं। आखिरी कॉस्ट, जिसको समझना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए मुश्किल होगा मेरे ख़्याल में, MA2 के ACCA के लेवल के लिए, लेकिन हाँ अलबत्ता आगे विद द प्रोग्रेस आप ये चीज़ समझ जाओगे, वो उसकी होती है स्टॉक आउट कॉस्ट। अब स्टॉक आउट कॉस्ट में आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने अपने पास जो है ना 10 यूनिट्स रखे हुए हैं जो आप बेचोगे। ठीक है। आपने 10 यूनिट्स रखे हुए हैं और एक कस्टमर आया, बोलता है जी मुझे 12 यूनिट्स चाहिए। अब आप उसको बोलोगे मेरे पास 12 यूनिट तो नहीं है, मैं आपको 10 यूनिट्स बेच देता हूँ। होगा ये कि आप 2 यूनिट्स नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपके पास वो यूनिट्स थे नहीं, आप इन्वेंट्री बहुत कम रखते थे और आपके पास एक ऑर्डर आया 12 यूनिट्स का, आपने 10 तो उसको दे दिए, 2 जो ना बेच पाए उस पे जो मैं कमा सकता, वो एक तरह से मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट में कुछ और ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि इसी मामलात से लिंक्ड होती हैं, इसी ऊपर वाली एग्जांपल से लिंक्ड होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कह दूं कि लेट से ये कस्टमर ये था, ये 4 दिन मेरी दुकान पर आया, हर बार इसने बोला जी मुझे 12 यूनिट्स चाहिए। मैंने बोला यार मेरे पास तो 10 हैं, क्योंकि मैं मंगवाया 10 यूनिट्स करता था रोज़, तो 2 ना बेच पाया। अगले दिन आया, जी 12 यूनिट्स चाहिए, मैंने बोला 10 हैं, मैं 2 उसको ना दे पाया। तीसरे दिन वो मेरे पास आएगा ही नहीं, यानी कि लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स।
जो फ्यूचर में मैं सेल्स कर सकता था वो ना कर पाया, ये भी स्टॉक आउट कॉस्ट है। मेरी गुडविल डिस्ट्रॉय होना कस्टमर के सामने, क्योंकि अब उसके तसव्वुर में मैं एक अच्छा स्टॉक होल्डर नहीं हूँ, एक अच्छी कंपनी नहीं है जो अपने पास स्टॉक रखती है लोगों को बेचने के लिए, उसको धक्का खाना पड़ता है, कहीं और मेरे पास जाना पड़ता है, तो शायद वो मेरे पास आए ना, मेरी गुडविल डिस्ट्रॉय, वो 10 लोगों को मेरे बारे में ये कहानी सुना सकता हूँ। तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो होती हैं वो एक इन्वेंट्री से लिंक्ड होती हैं। अब एक कंपनी का मकसद क्या होता है? एक कंपनी का मकसद ये होता है कि वो इन सारी कॉस्ट को मिनिमम रखे। सर परचेज़ कॉस्ट को कैसे मिनिमम रखा जा सकता है? पहले आप ये बताएं। परचेज़ कॉस्ट को मिनिमम रखने का जो बेस्ट तरीका है वो है बल्क परचेजेस, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि ये सारी की सारी कॉस्ट, यानी कि परचेज़ कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपस में लिंक्ड है। मिसाल के तौर पर आपने सोचा यार मुझे डिस्काउंट्स ऑब्टेन करने हैं, आपने कर ली बल्क परचेजेस। जब आप बल्क परचेजेस करोगे तो बल्क परचेजेस की वजह से आपकी परचेज कॉस्ट तो शायद कम हो जाए, लेकिन इन्वेंट्री की तादाद आपके वेयर हाउस में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगी, आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम परचेज़ कॉस्ट को कम करने चाहें ज़्यादा यूनिट्स मंगवा कर, हमारी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। फिर आते हैं हम लोग स्टॉक आउट कॉस्ट। सर स्टॉक आउट कॉस्ट को किस तरह कम किया जाए? हमने ये पढ़ा स्टॉक आउट कॉस्ट तब होती है जब आपके पास इनसफिशेंट इन्वेंट्री हो, इन्वेंट्री का अमाउंट कम हो, आप कम यूनिट्स रखते हो, आपके पास लोग यूनिट्स मांगने आते हैं, आपके पास यूनिट होते नहीं हैं। सर स्टॉक आउट कॉस्ट को हम ऐसे कम कर सकते हैं कि हम ज़्यादा इन्वेंट्री रखें, हम फुल जो है ना अपनी दुकानों को फिनिश गुड्स से भर कर रखें, कोई भी कस्टमर आए उसको वापस ना जाना पड़े, हम बोलें हाँ भाई हर चीज़ अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड करूँगा, अपने पास ज़्यादा इन्वेंट्री रखूँगा, तो स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हमेशा मेरे पास इन्वेंट्री होगी बेचने के लिए। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? इसका दूसरा इम्पैक्ट जाएगा होल्डिंग कॉस्ट पर। अगर मैं कम के बजाय ज़्यादा इन्वेंट्री रखूँगा ताकि स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो, होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा, ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी, ज़्यादा इंश्योरेंस का ख़र्चा होगा, ज़्यादा फाइनेंसिंग चाहिए होगी, इंटरेस्ट चार्जेस ज़्यादा होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि परचेज़ कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट के बीच में लिंक है, होल्डिंग कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट के बीच में लिंक है, और फिर हमारे पास आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए? सीधी सी मिसाल ले लो, एक साल में तुम्हारी कंपनी को 120 यूनिट्स की ज़रूरत है। तरीका नंबर 1, साल के पहले दिन 120 यूनिट्स मंगवा लो। हमारी ऊपर वाली एग्जांपल, लाहौर से माल आना है कराची, कितनी बार लाना पड़ेगा? सर एक ही बार लाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप सारे यूनिट्स पूरे साल के 1 जनवरी को मंगवा रहे हो। लेट से ट्रांसपोर्टेशन के 1000 रुपये का खर्चा होता है, कितना होगा भाई टोटल खर्चा? 1000 रुपये का होगा। दूसरा तरीका, 120 यूनिट्स पूरे साल में चाहिए ना, तुम एक काम करो, 1 जनवरी को 10 यूनिट्स मंगवाओ, 1 फरवरी को 10 यूनिट्स मंगवाओ, 1 मार्च को 10 यूनिट्स मंगवाओ, और साल में 12 बार यूनिट्स मंगवाओ। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल हो जाएगा 12,000, क्योंकि इस बार आप 12 बार यूनिट्स मंगवा रहे हो। तो सर बेहतर ये हुआ कि आप एक साथ 120 यूनिट्स मंगवा लो। अरे भाई अगर 120 यूनिट्स एक साथ मंगवाओगे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़रूर कम हो जाएगी तुम्हारी, जो नज़र भी आ रहा है 1000 और 12,000। होगा क्या? होगा ये कि तुम्हें 120 यूनिट्स रखने के लिए ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी, होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। सर यहाँ पर भी तो आप 10 कर यूनिट जो मंगवा रहे थे वो पूरे साल के 120 थे, लेकिन देखो 1 जनवरी को 10 यूनिट्स मंगवा रहे थे, वो 10 यूनिट्स ख़त्म हो गए, फिर तुमने 1 फरवरी को 10 यूनिट्स मंगवाए, वो 10 यूनिट्स ख़त्म हो गए, फिर तुमने 1 मार्च को 10 यूनिट्स मंगवाए। तो यहाँ पर 10 यूनिट्स रखने का वेयर हाउस भी काम कर जाएगा, यहाँ पर 120 यूनिट्स रखने की जगह चाहिए। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि होल्डिंग कॉस्ट में और ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी इन्वर्स रिलेशन है? बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है। अगर तुम अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को किसी तरह से कम करने चाहते हो तो तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर होल्डिंग कॉस्ट को कम करने चाहते हो तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस 10 मिनट की दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तुम्हें होल्डिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, परचेज़ कॉस्ट और इन सारी कॉस्ट का जो इन्वेंट्री से लिंक्ड है उनका एक आइडिया हो जाए।
इंशाल्लाह सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में मैं ब्रीफली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिस्कस करूँगा। शुक्रिया इस वीडियो देखने का। थैंक यू।